चौथा श्रीनाथ हिंदी महोत्सव जमशेदपुर। सुनो कहानी में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी सरबजीत कौर, पारुल रथ, रागेश्वरी चक्रवर्ती, रेशमा डुंगडुंग, आप सभी मंच के करीब आ जाएंगे। अभिषेक आनंद, कुमारी राजप्रिया, अरुणी मिश्रा, अभिजीत टोपो, दिव्या कुमारी, प्रियंका कुमारी, जगदीप कौर, प्रियाशी, सुजैन, शोभा सिंह, अंकिता आस और स्मृति गुड़िया, आप सभी प्रतिभागी हैं। इनमें से कोई ऐसी प्रतिभागी जिन्हें आशु कविता में भी भाग लेनी हो, आपको ये छूट मिलेगी इस मंच से कि आप अपनी प्रस्तुति पहले करें। आप श्री विनय शांडिल्य जी को आप बताएंगी, अगर आप आशु कविता में भाग लेना है तो आप अपनी प्रस्तुति पहले कर सकती हैं। जितने भी नाम हमने पुकारे हैं उनमें से क्या कोई ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्हें आशु कविता में भी भाग लेनी है? इस प्रतियोगिता के निर्णायक वृंदों में शामिल हमारे साथ आदरणीय सुधा गोयल जी और डॉक्टर शांति जैन। निर्णायक मंडली की अगर अनुमति हो तो ये प्रतियोगिता हम शुरू करेंगे। अंक तालिका निर्णायक वृंदों तक पहुंचाया जाए। आप सभी प्रतिभागियों और श्रोताओं की जानकारी के लिए हम बता दें, सुनो कहानी अधिकतम समय 3 मिनट। मूल्यांकन का आधार आपके उच्चारण पर, आपके वर्णन पर, आपकी संवाद अदायगी पर, आपकी स्पष्टता पर और धारा प्रवाहिता पर। ये कुल 5 प्रकार हैं, कसौटी हैं जिन पर आपकी प्रतिभा को कसा जाएगा। उच्चारण के लिए 15 अंक, वर्णन और संवाद के लिए 15 अंक, स्पष्टता के लिए 10 अंक और धारा प्रवाहिता। सरबजीत, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्ते, मैं सरबजीत कौर, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन बीएड कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के सामने सुनो कहानी प्रतियोगिता के प्रतिभागी के रूप में खड़ी हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है समय निष्ठता। समय निष्ठता अर्थात समय का पाबंद होना। यदि आप किसी कार्य को निर्धारित समय पर करते हो तो इसका अर्थ है कि आप समय के पाबंद हो। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, किंतु यदि वह समय का पाबंद नहीं है तो सारा ज्ञान धरा का धरा ही रह जाता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे कुक हैं, लेकिन बारात के आने तक यदि आप खाना अच्छे समय पर नहीं बना पाए तो फिर आपके गुणों की कोई कीमत होगी। अतः जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय का पाबंद होना बहुत आवश्यक है। आइए एक कहानी के माध्यम से समय की महत्ता को समझने का प्रयास करते हैं। रमेश एक बहुत ही होशियार बालक था। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री अच्छे अंकों में हासिल की थी। बचपन से ही उसका सपना था कि पापा की कंपनी में ही वो नौकरी करे। एक दिन पापा ने बताया कि कंपनी में एक व्यक्ति के लिए स्थान रिक्त है। उन्होंने बात भी कर ली। अगले दिन रमेश को 10 बजे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। रमेश ने रात भर जगकर अपने साक्षात्कार की तैयारी की, किंतु अगले दिन वह सही समय पर कंपनी पहुंच न सका। 10:30 बजे जब वह कंपनी पहुंचा तो उसे पता चला कि उस पद के लिए किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर लिया गया है। रमेश को बहुत दुख हुआ। वह दुख और गुस्से के साथ मैनेजर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, पापा ने तो कहा था आप मेरा साक्षात्कार लोगे, किंतु आपने तो पहले से किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर लिया। यह सुनकर मैनेजर ने कहा, साक्षात्कार तो मैं तुम्हारा लेता यदि तुम 10 बजे आए होते, किंतु तुम तो लेट थे। यदि आज तुम अपने समय की कीमत नहीं समझ रहे हो तो क्या कल तुम हमारी कंपनी के समय की कीमत समझोगे? जिस व्यक्ति को मैंने इस पद के लिए नियुक्त किया है वह समय से पहुंचा और अनिवार्य योग्यता भी रखता था, तो भला कोई तुम्हारा इंतजार क्यों करेगा? इसलिए
यदि तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपने और दूसरों की कीमत की कद्र करो। रमेश को बहुत बड़ा सबक मिला था। कुछ ही मिनटों की देरी ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया था। पूरा जोश, उत्साह दुख और तकलीफ में बदल गया था। इसलिए महान व्यक्तियों ने कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। थैंक यू। हमारी अगली प्रतिभागी पारुल रच। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो अपने महाविद्यालय का नाम नहीं बताएंगे। पारुल रच। इसके बाद हमारे साथ होंगी रागेश्री चक्रवर्ती। नमस्कार, मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मुक्ति बोध की कहानी है, पक्षी और दीमक। एक था पक्षी, उसके साथ उसके पिता और मित्र भी थे। उनकी निगाहें बड़ी तेज थी, उन्हें दूर दूर की भनक और महक मिल जाती। एक दिन वह नौजवान पक्षी जमीन पर चलती हुई बैलगाड़ी को देख लेता है। उसमें बड़े बड़े बोरे भरे हुए हैं। गाड़ी वाला चिल्ला चिल्ला कर कहता है, 2 दीम के लो, एक पंख दो, 2 दीम के लो, एक पंख दो। उस नौजवान पक्षी को दीमकों का शौक था। उसे लगा बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरों में भरकर बेच रहा है। वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोंच से एक पर को खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ भी होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंख देकर 2 दीम के खरीद लेता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। उसने समझाने की कोशिश की, बेटे, दीम के हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उसके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दिए जा सकते। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। उसके पंखों की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था। दीमकों के लिए गाड़ी वाले को वह अपने पंख तोड़ तोड़ कर देता रहा। फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यह थी कि अब वह आसमान में उड़ ही नहीं सकता था। लेकिन दीमक खाने का शौक नहीं छूटा। बीच बीच में गाड़ी वाला नजर न आता। पक्षी उसके इंतजार में घुलता रहता। उसने सोचा, मैं खुद दीमकें ढूंढूंगा। इसलिए वह पेड़ पर से उतरकर जमीन पर आ गया। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया। अब उसके पास दीमक के ढेर हो गए। फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गाड़ी वाले, तुम कहाँ चले गए थे। गाड़ी वाले ने पहचानी आवाज सुनकर वह रुक गया। तब पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली है गाड़ी वाले। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं। ये मेरी दीमकें ले लो गाड़ी वाले, और मुझे मेरे पंख वापस कर दो। गाड़ी वाले, मुझे मेरे पंख वापस कर दो। वह गिड़गिड़ाने लगा, रोता बिलखता रहा, लेकिन गाड़ी वाले ने उसकी एक न सुनी। वह हंसकर बोलता है, थैंक यू, धन्यवाद। अगले प्रतिभागी रागेश्री चक्रवर्ती और इसके बाद हमारी प्रतिभागी होंगी रेशमा डुंगडुंग। हेलो हेलो, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मैं रागेश्री चक्रवर्ती आप सबके समक्ष एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने को तैयार हो ही रहे थे कि उनके द्वार पर एक बूढ़ा कहारों के संग अपने बेटे को ले आता है। बेटा पिछले 3-4 दिनों से जिसने अपनी आंखें न खोली थी। बूढ़ा गिड़गिड़ाता रहा, विनती करता रहा,
कि डॉक्टर एक नजर उसके बेटे को देख ले, मगर डॉक्टर थे वक्त के पाबंद। उन्होंने कुछ न सुना और द्वार पर खड़ी अपने मोटर पर बैठे और चल दिए। उस रात बूढ़े ने तिल तिल कर अपने बेटे को, अपने आखिरी चिराग को अपनी आखिरी सांसें लेते देखा। कुछ साल बाद डॉक्टर चड्ढा के घर उनके बेटे का कैलाशनाथ, उसका 20वीं सालगिरह मनाया जा रहा था। कैलाश को सांपों को पालने का बड़ा शौक था। दोस्तों के कहने पर उसने सांपों को नचाना और खिलाना शुरू किया कि इसी बीच सबसे जहरीले सांप ने उसे काट लिया। काटते ही वह मूर्छित पड़ गया। पूरे घर में हाहाकार मच गई। डॉक्टर साहब के सामने अंधेरा छा गया। अब वो गिड़गिड़ाने लगे कि कोई तो आए, मेरे बेटे को बचा ले। फिर किसी ने इस बूढ़े की बात कही। लोग पहुंचे इस बूढ़े के पास कि देखो डॉक्टर साहब का बेटा, वो तो मरणासन्न है, जाओ जाके बचा लो, आदमी बन जाओगे। मगर बूढ़ा, उसके अंदर जो आग जल रही थी, जो बुझी नहीं थी वक्त के साथ, उसने कहा ऊपर वाला देख रहा है, मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मगर ये वही बूढ़ा था जो सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। कभी उसकी जमीर पुकारती कि जाओ उसकी मदद कर दे, तो कभी उसके अंदर का आग रोक लेता। खैर, इसी द्वंद के बीच डॉक्टर के घर पहुंचे बूढ़ा, और बूढ़े ने जाकर कहा कि मैं आया हूं देखने के लिए, हुआ क्या है। डॉक्टर आज नम्र स्वर में उसे बुलाते हैं। बूढ़ा जाता है और देखता है कि बेटा जो है वो मूर्छित है, मगर वो मुस्कुराता है। वो कहता है नारायण चाहेंगे तो लड़का बच जाएगा, बस कुछ पानी उस पे डालते रहिए। फिर क्या था, कहारों ने शुरू कर दी, न जाने कितना घड़ा पानी उस पे पड़ा। और बूढ़ा जो था कभी मंत्र पढ़ता, कभी जड़ी सूंघाता, और इसी तरह सुबह जिस तरह ये कहानी थी प्रेमचंद द्वारा लिखी मंत्र। धन्यवाद। इस प्रतियोगिता की अगली जो प्रतिभागी है रेशमा डुंगडुंग, वो मंच पर आ जाए। आपका समय अब शुरू होता है। सुनो कहानी का शीर्षक है वर्तमान सड़क नियम। एक दिन सोनू और पिंटू शायर करने निकले। शायर के दौरान वे अपने जिंदगी के बारे बात करने लगे। जिंदगी एक लंबी सफर है। इन्हीं सपनों के साथ वे दोनों पटना की यात्रा शुरू की और वे दोनों ने एक गीत गाया, सूखी रोटी खाएंगे फिर भी जिंदगी बितावेंगे, सूखी रोटी खाएंगे फिर भी जिंदगी बितावेंगे। ऐसे वक्त पटना की ट्रैफिक पुलिस से उनकी मुलाकात होती है। रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी से उतरिए और गाड़ी को किनारे खड़ा करिए। आए सिपाही जी, आपको क्या हो गया? हम तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं ना, आपको क्या दिक्कत? यानी रहे राही के अटेंशन हो जाए सिपाही के। आप बिना हेलमेट के हैं ना, आपको 500 जुर्माना भरे पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बिना हेलमेट का 500? मैं तो हर रोज दिन बाइक चलाता हूँ, लेकिन आज मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलने के लिए हमारा हेलमेट को ले चला गया। यानी आप क्या कह रहे हैं, गाड़ी वाला हेलमेट को पहनकर आपका भाई क्रिकेट में बैटिंग करता है? नहीं सर, नहीं, बात उल्टी है। यानी हमने तो कोई हेलमेट खरीदी ही नहीं है। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, हम अपने भाई का क्रिकेट वाला हेलमेट को पहनकर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे थोड़े होगा, गाड़ी लाइसेंस है क्या? सर नहीं है, आप तो देख ही रहे ना कि हम कितना अच्छा गाड़ी चला रहे हैं। अरे लाइसेंस है या नहीं? सर लाइसेंस की क्या बात करते हैं, आप तो देख ही रहे हैं ना, आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो मदर ऑफ ऑल द कार्ड्स। अच्छा धंधा खोल
एजेंट भी बन गए हैं। प्रदूषण का पेपर वह है सर, नहीं है। 5,000 जुर्माना भरे पड़ेगा। वाह, प्रदूषण का 5,000, यानी गाड़ी से प्रदूषण निकल रहा मोदी जी को दिख रहा है। टाटा कंपनी की फैक्ट्री से जो प्रदूषण हो रहा है उसे कोई देख रहा है? मोदी जी की बात छोड़ो, चलो ले चलते हैं तुम्हें। वाह मोदी जी, आपने तो टैक्स लागू कर ही दिया। वाह मोदी जी वाह, नोटबंदी कराने के बाद। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी और मेरे कहानी का शीर्षक है प्रेमचंद्र के फटे जूते, जो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी काले कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। गनपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां निकल आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवस का जूता है, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर के लोहे की पतरी निकल जाती है, जिससे छेदों में बंद डालने में परेशानी आती है। फिर बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिससे उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ, फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस व्यक्ति के पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर निकल आई है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या छेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को जरा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मगर दुख के गहरे कुएं के तल में छिपी कहीं मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर बाहर ला ही रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसका उपहास है, व्यंग है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। अगर समझते होते तो फोटो खिंचाने के लिए किसी से जूते मांग लिए होते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे के मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है और तुमसे जूते मांगते नहीं बने। थैंक यू मैम। थैंक यू अभिषेक। हमारी अगली प्रतिभागी कुमार मिश्रा। मेरी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह। यह कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसकी माँ मर गई है और इसके पिताजी भी बहुत पहले गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी वह बच्चा बहुत खुश रहता है। ईद आती है, वह सभी अपने दोस्तों के साथ जाता है। उसके साथ के सभी बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत सारे झूले झूलते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद फिर भी खुश रहता है। हामिद बहुत दूर से खड़े होकर देखते रहता है सबको, ललचाई हुई आंखों से देखता है। उसका भी मन करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे होते हैं। वह सोचता है, इन 3 पैसों से इन खिलौने का खरीद के मैं क्या करूंगा? ये तो सारे टूट जाएंगे, ये सब व्यर्थ है। फिर कुछ दूर के बाद वह एक दुकान पर पहुंचता है जहां कुछ लोहे का सामान बिकते रहता है। वहां एक चिमटा है। हामिद उस दुकानदार से पूछता है, यह चिमटा कैसा है? दुकानदार बोलता है, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हामिद बोलता है, क्यों, यह बिकाऊ नहीं है क्या? दुकानदार कहता है, अगर बिकाऊ नहीं है तो यहाँ रखा क्यों है? तो बताओ ना कितने पैसे का है? तो कहता है 6 पैसे का। हामिद बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे होते हैं। फिर वह बोलता है कि 3 पैसे में दोगे क्या? यह कहकर वह आगे चल जाता है ताकि दुकानदार की बातें उसे न सुननी पड़े। लेकिन फिर दुकानदार उसे बुलाता है और उसे वह चिमटा दे देता है।
फिर मेला खत्म होता है, सभी बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। उसकी अम्मी उसका इंतजार करती है। हर बच्चे खिलौने लेकर आते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। वह अपनी अम्मी के पास जब जाता है, उसकी अम्मी कहती है, ये क्या लाया है? चिमटा, भर दिन घूमा, न कुछ खाया न कुछ पिया, और लाया भी तो लोहे का चिमटा। हामिद बड़ी मासूम भरी निगाहों से अपनी अम्मी को देखता है और कहता है, अम्मी, तुम रोटी बनाते समय तुम्हारी हाथें जल जाती है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा लाया है। अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं जलेंगे। यह सुनकर उसकी अम्मी उसे गले से लगा लेती है और उसे बहुत प्यार करती है। धन्यवाद। धन्यवाद अरुणी। हमारे अगले प्रतिभागी, आपका समय अब शुरू होता है। मेरी कविता का शीर्षक है टूटता परिवार। एक परिवार ऐसा था जहां पर 3 भाई और 1 बहन रहा करते थे और माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, मगर माता पिता अपने मझले बच्चे से हमेशा परेशान और चिंतित रहा करते थे क्योंकि वो पढ़ने में तेज नहीं था और वो अपने ही मन का करता रहता था। समय का दौर यूं ही चलता गया और एक समय ऐसा आया जब उसके बड़े बेटे डॉक्टर बन गए और छोटे बेटे ने इंजीनियर बन गया, मगर उसका मझला बेटा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो अनपढ़ गंवार ही रह गया। इसी तरह उनकी शादियां हो जाती है, मगर शादी दोनों बच्चे, बड़े और छोटे बच्चे, अपने पसंद से करते हैं, मगर मझले वाले को कोई मिलता नहीं है क्योंकि वो तो अनपढ़ था ना, उनसे कोई शादी नहीं करता है क्योंकि वो कमाता कम था ना। उसी प्रकार उसकी बहन की शादी भी बहुत अच्छे से हो जाती है क्योंकि उसके भाई डॉक्टर इंजीनियर जो ठहरे। इसी प्रकार समय का दौर चलता गया और एक समय ऐसा आया जब इनके घर में, इनके परिवार में बंटवारे का दौर आया। बंटवारे का दौर आने के समय में क्या होता है कि इनके बड़े भाई और इनके छोटे भाई आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और बंटवारे के लिए निश्चित तारीख एक निर्णय करते हैं कि इस तारीख में आज बंटवारा होगा। और उसका छोटा भाई जो कि अनपढ़ था, जो कि गंवार था, वो क्या करता है, अपने मन में, अपने मस्ती में फंसा हुआ रहता है और बाहर चला जाता है। मगर जब बंटवारे का बात आती है तब उसके बड़े भाई या छोटे भाई उसे पकड़ कर लेके आते हैं और कहते हैं कि आज तो कम से कम रुक जा, आज तो बंटवारा होने दे, तू तो कमाता नहीं है, हम जो कमाते उसमें से भी तू खाता है, ऐसा। और उसी समय उसकी बहन भी गर्जन आवाज, ऊंची आवाज में बोलता, अरे मूर्ख, तुम गंवार के गंवार ही रहोगे क्या? आज तो कम से कम आ जाओ, तुम तो भाग्यशाली हो कि इतने अच्छे अच्छे तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे भैया हैं। माँ भी बोलती है कि बेटा आज रुक जा, और वो रुक जाता है। और जब बंटवारे का बात आता है तो 10 बीघा जमीन में 5 बीघा बड़े भाई ले जाते हैं, 5 बीघे छोटे भाई ले जाते हैं, और उस गंवार के हिस्से में पड़ जाता है पुश्तैनी मकान। वो चिल्ला कर बोलता है कि क्या मेरी हिस्से में पुश्तैनी मकान, तो मेरी छुटकी के लिए क्या होगा? तो उसके दोनों भाई मुस्कुराकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बहन के हाथों में सिर्फ उसका मायका होता है, बंटवारे तो भाइयों के बीच ना होता है। तो वो गंवार बड़ा हंस के बोलता है कि शायद ना पढ़ा लिखा होना भी मूर्खता है। फिर वो मां की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो वसीयत है, वो तो मेरी बहन के नाम कर दो। उसका भाई लोग बोलता है कि तू क्या करेगा तब? तो वो बड़े प्यार से अपनी मां की तरफ देखता है और बोलता है कि मेरे हिस्से में मां है, मेरे हिस्से में मां है। जैसे ही इस बात को बोलता है, यही शब्द उस समय, उस बंटवारे के समय एक खतरनाक सा सन्नाटा लेके आ जाती है, और सन्नाटे के बीच में वह गंवार भाई बोलता है कि मैं अपनी मां को, थैंक यू, धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी के आने से पहले मैं दर्शक दीर्घा में बैठे छानी का शीर्षक है बिना सोचे समझे निर्णय। किसी विद्यालय में एक नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। वे अपनी पहली कक्षा 7वीं कक्षा को लेने गए। वे जैसे ही वहां पढ़ाने गए, बच्चों को वे बोले, बच्चों अपनी अपनी किताबें निकालो। सारे बच्चे अपनी किताबें निकाले और वे बोले कि चलो अब जल्दी से पढ़ना शुरू करो। तो सबसे पहले मीना पढ़ना शुरू की। वो पढ़ती है बहुत धीमे धीमे, सब चिल्लाते हैं, तुम ऐसे पढ़ रही हो, जोर जोर से पढ़ो। मीना फिर से पढ़ती है, वो ऊंचे आवाज में फिर पढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद अंजू की बारी आती है।
अंजू पढ़ना शुरू करती है। पढ़ते 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 उसके वर्तनी में बहुत सारी गलतियां होने लगती है। फिर सर चिल्लाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, ठीक से पढ़ो, वर्तनी सही करो अपना। वह फिर से पढ़ना शुरू करती है और अच्छे से पढ़ती है। अंतिम में राजू की बारी आती है। वह खड़ा होता है और अपनी पुस्तक बाएं हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, शिक्षक उसके ऊपर जोर से चिल्लाते हैं, रुको रुको, क्या है तुम्हारा नाम, कहां से आए हो तुम, किस विद्यालय से हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आती, किताब को दाएं हाथ में पकड़ना चाहिए। राजू चुपचाप रहता है, सहमा सा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर शिक्षक कुछ विनम्र होते हैं और बोलते, अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ो। वह फिर से पढ़ना शुरू करता है। वह दोबारा से बाएं हाथ में पुस्तक लेता है। सर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम कितने बदतमीज हो, मैं तभी से बता रहा हूं कि किताब को दाएं हाथ में रखकर पढ़ना चाहिए। राजू बेचारा कुछ नहीं बोल पाता और वहीं खड़ा रहता है। इतने में ही घंटी बज जाती है। जैसे ही घंटी बजती है, सर चले जाते हैं। एक बच्चा कक्षा का सर के पास जाता है और बोलता है, सर सुनिए। हाँ बोलो। सर बोलते, हाँ बोलो, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या कहना था? सर दरअसल वो बात थी ना कि राजू अपना दायां हाथ किसी दुर्घटना में खो चुका है, इसलिए वह अपना किताब बाएं हाथ में पकड़ा था। सर बहुत दुखी होते हैं, बहुत उनको खराब लगता है। धन्यवाद। शुरू होता है अब। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मेरे कहानी का शीर्षक है सहनशीलता का फल। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार अपने औजारों को थैले में भरकर जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक पत्थर दिखाई देता है और वो सोचता है, क्यों ना इस पत्थर से मैं एक मूर्ति बनाऊं। वह अपने औजारों को निकालकर अब पत्थर को तराशना शुरू करता है। तभी पत्थर से आवाज आती है, अरे भाई रहने दो ना, दर्द होता है। यह सुनकर और पत्थर को बनाना छोड़कर मूर्तिकार औजारों को अपने थैले में वापस रख लेता है और आगे चलने लगता है। आगे चलते चलते उसे एक और सुंदर पत्थर दिखाई देता है। वह सोचता है, क्यों ना मैं इसकी भी मूर्ति बनाऊं। वह औजारों को निकालकर पत्थर को तराशना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वह इतनी सुंदर मूर्ति बना देता है कि लगता है वह मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। फिर वह अपनी कलाकृति को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर चलते चलते वह एक गांव में पहुंचता है। वहां वह देखता है कि एक मंदिर का निर्माण हुआ है, पर वहां पर मूर्ति स्थापित नहीं हुई है। वहां के लोगों के बातों से पता चलता है कि मूर्ति का जुगाड़ अभी नहीं हुआ है। तब वह सरपंच जी से कहता है कि आप जंगल के इस रास्ते चले जाइए, आपको एक मूर्ति मिल जाएगी। सरपंच जी कुछ लोगों के साथ जंगल के उस रास्ते चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि एक सुंदर सी मूर्ति वहां रखी है। वह उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। फिर लोग आते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। फिर सरपंच जी को विचार आता है कि मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं है, तो वह उसी पत्थर को लेकर आते हैं जिसे मूर्तिकार ने पहले मूर्ति बनाने की सोची थी। लोग आते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। फिर एक दिन मंदिर में शांति रहती है, दोपहर का समय रहता है। तब दोनों पत्थर अपने में बातें करते हैं और मूर्ति वाले पत्थर से नारियल वाले पत्थर बोलते हैं कि तेरी क्या किस्मत है, तेरी आरती उतारी जा रही है और तुझे पूजा जा रहा है। तब मूर्ति वाले पत्थर बोलता है कि अगर तूने मेरी तरह दर्द सह लिया होता तो आज तेरी आरती उतारी जा रही होती। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से, लगन करने से और सफलता हासिल करने के लिए हमें दर्द को झेलना पड़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद।
नमस्कार। हर समस्या का समाधान किसी चिंता से नहीं मिलता। हर समस्या का बड़ी से बड़ी समस्या में भी यदि मन स्थिर और शांत रखा जाए तो हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। कहानी शीर्षक धैर्यवान जादूगर। एक दिन एक राजा ने भव्य आयोजन कराया। इसमें दूर दूर से कलाकार बुलाए गए। एक जादूगर भी आया। सभी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी जादूगर ने सोचा कि आज ऐसी जादूगरी दिखाऊंगा कि सभी देखकर दंग रह जाएंगे। तभी देखते ही देखते जादूगर ने सोने और रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट गायब ही कर दिया। फिर क्या था, राजा इस पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसी वक्त जादूगर को मृत्युदंड सुना दिया। यह खबर मिलते ही जादूगर की पत्नी रोती बिलखती हुई महल आ पहुंची। जादूगर ने समझाया, तुम रोती क्यों हो? अभी तो मृत्युदंड के लिए 5 दिन बाकी है। न जाने इन 5 दिनों में क्या क्या हो जाए। धीरे धीरे मृत्युदंड का समय नजदीक आ ही गया। जादूगर जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए जादूगर को देखकर राजा ने उसके रोने का कारण पूछा। जादूगर ने कहा, महाराज, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मैं मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कार्य अधूरा रह जाएगा। राजा ने पूछा, कैसा अधूरा कार्य? जादूगर ने कहा, मैं लगातार 2 वर्षों से एक घोड़े को उड़ना सिखा रहा हूँ। बस 1 ही वर्ष लगता और वह घोड़ा उड़ने लग जाता, लेकिन अब मेरे पास 1 वर्ष क्या, 1 क्षण भी नहीं बचा। उड़ने वाले घोड़े के बारे में सोचकर जादूगर के मन में लालच आ गया। यदि वह घोड़ा मेरे पास होता तो मैं विश्व प्रसिद्ध हो जाता और मेरी शान क्या होती। राजा ने तुरंत जादूगर से कहा, धन्यवाद। नौका को कौन बचावे जिसका नाविक ही त्रस्त हो। वह देश कभी क्या उठ सकता है जब कर्णधार ही भ्रष्ट हो। मेरी कहानी का शीर्षक है भ्रष्टाचार। एक पान की दुकान पर खड़ा एक व्यक्ति बहुत ही व्याकुल लग रहा था। उसकी व्याकुलता का कारण पूछने पर वे बोले, जहां तक नजर जाती है 40 वर्ष का एक अपंग बच्चा नजर आता है, जो अपने लुंच हाथों से इस देश को उठाने की कोशिश करता हुआ चीख रहा है, मुझे दलदल से निकालो, मैं प्रजातंत्र हूं, मुझे बचा लो। जनता के नारे, काम वाले हाथों में झंडे थमा देने वाले वक्त के ये सौदागर बड़े ऊंचे खिलाड़ी हैं, जो अपना भूगोल ढांकने के लिए राजनीतिक लपेट लेते हैं और बचा कॉमर्स भाई भतीजे तथा दामाद को समय देते हैं। हमने उनसे पूछा, क्या नेताओं के अलावा आपके पास और कोई विषय नहीं? वे बोले, है, क्यों नहीं। बूढ़ा बाप है, बीमार माँ है, उदास बीवी है, भूखे बच्चे हैं, जवान बहन है, बेकार भाई है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, 20 का खर्चा है तो 10 की कमाई है, इधर कुआं है तो इधर खाई है। हमने पूछा, क्या उम्र होगी आपकी? वे बोले, 40 की उम्र में
60 के नजर आ रहे हैं, बस यूं ही समझ लीजिए उम्र को खा रहे हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, कब्रिस्तान में जी रहे हैं। जब से माँ का दूध छोड़ा है, आंसू पी रहे हैं। बात जन्म से मरण तक आ पहुंची है, राजनीतिक टोपी से चरण तक आ पहुंची है। देश के सिर से 2.5 वर्ष में शनि हटा तो राहु चढ़ा, राहु हटा तो केतु चढ़ा, अब केतु हटेगा तो मंगल जान खाएगा। हमने कहा लीजिए चलिए हटाइए पान खाइए। वे बोले पान 15 रुपए का, कहाँ जाएगा हिंदुस्तान। इन 72 वर्षों में और क्या किया, सारे हिंदुस्तान को पिकदान बना दिया। जिधर मनाया थूक दिया और जब मनाया चुनाव के चूल्हे में फूंक दिया। धन्यवाद। प्रियाश्री, आपका समय अब शुरू होता है। नमस्कार, प्रस्तुत है आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कि गांव में हलचल मची हुई है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। कुछ लोगों के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसों के घर पे सुई धागा लेने भाग रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 30 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों लोगों से मिलना भेजना। आज बच्चे सबसे ज्यादा प्रसन्न, और हो भी क्यों ना, उनकी जेबों में मानो कुबेर का धन जो है। मोहसिन गिनता है 1 2 3, पूरे 12 पैसे हैं। महमूद गिनता है 1 2 8, पूरे 15 पैसे हैं। इन अनगिनतियों पैसे से अनगिनते चीजें लेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वो 4-5 साल का दुबला पतला खराब सूरत लड़का है, जिसके पिता हैजे को बेट हो गए और माँ ना जाने क्यों पीला होते होते मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अब भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी उदास है। आज ईद का दिन है, मेरे घर में एक दाना नहीं। किसने बुलाया इतनी गोड़ी ईद को? उसका मेरे घर में कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या। हामिद भीतर आता है और अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी चला गया। नमाज खत्म हुई, लोग ईदगाह पहुंच चुके हैं। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों से धावा होता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की और कुछ नकली गहनों की। वे सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और हामिद लोहे की दुकान पे रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आता है, मेरी दादी के पास चिमटा नहीं। उनकी उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल जाती है। क्यों ना मैं एक चिमटा ही ले लूं, खिलौनों से क्या फायदा। हाँ, दुकानदार से किसी तरह मोह ढाव करके हामिद वो चिमटा 3 पैसे में ले लेता है और वो अपने कंधे पे ऐसे रखता है मानो कोई बंदूक हो, और शान से करता हुआ अपने साथी के पास आता है। हामिद ने चिमटा को जमीन पर पटककर मोहसिन से कहा, जरा अपनी किश्ती जमीन पे गिरा, देखना चकनाचूर हो जाएंगी बच्चू। महमूद बोला, तो ये क्या चिमटा खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? तुम्हारे खिलौना कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल तक बाका नहीं कर सकते। हामिद के लिए उसका चिमटा सुजैन, आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ मौजूद सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुजैन जायसवाल है और आज जो मैं कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ वो मेरी स्वरचित कहानी है। और ये कहानी मैंने तब लिखी थी जब जून महीने में जमशेदपुर बारिश को तरस रहा था। मेरी कहानी का शीर्षक है ईश्वर का प्रकोप। कॉलेज जाते वक्त अक्सर जून महीने से ही मैं एक विज्ञापन को बड़े गौर से देखा करती थी। विज्ञापन का टैगलाइन था,
सदा सूखे रहो। बीचों बीच गोल चक्कर के बहुत बड़ा सा छपा यह विज्ञापन रेनकोट का था, जो पहले पहले देखने में तो बड़ा अच्छा लगता था। अक्सर यह विज्ञापन देखकर बारिश में झूमकर भीगने का ख्याल मुझे मन ही मन खुश कर देता था। परंतु 2 महीनों से लगातार एक ही स्थान पर दिखता यह विज्ञापन अब मन ही मन क्रोध पैदा कर रहा था। मेरे गुस्से का कारण वो 2 महीनों से लगा विज्ञापन नहीं, बल्कि विज्ञापन में छपे बोल थे, सदा सूखे रहो। सच में ऐसा लग रहा था जैसे विज्ञापन की बात इंद्रदेव ने बड़े ध्यान से सुन ली हो। न जाने स्टील सिटी को किसकी नजर लग गई थी। बारिश की धार यहाँ की धरती अब तक रीस नहीं पाई। वो देखो माया नगरी मॉनसून से आधी डूब गई और ये छोटी माया नगरी अब भी इंद्रदेव की माया से अनभिज्ञ है। एक दिन यूं ही छत पर बैठे बैठे आसमान की ओर देख रही थी और देख देख एक बार में छपी मौसम विभाग की सूचना याद कर रही थी। आज से अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना है, पर अब तो आज का दिन भी बीतता हुआ नजर आ रहा था। तभी आसमान में अचानक बादल छाने लगे और फिर तो देखते ही देखते काले हो गए। बादलों की गर्जन, बिजली की चमक एक साथ शुरू हो गई। अब ऐसा लग रहा था मानो मेरे अंतर्मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और अखबार में लिखी मौसम भविष्यवाणी अब सच होने ही वाली थी। अब तो बस झमझम बारिश धारा में मोरनी बन मन नाचने को इंतजार कर रहा था। सोचते ही सोचते आसमान में बूंदे बरसने लगे और मेरी बदन जुलाई महीने के पहले सप्ताह में बारिश की पहली बूंद के साथ तपिश महसूस करने लगा। अब बस इस तपिश में राहत मुझे चंद मिनटों से मिलने ही वाली थी। टिप टिप गिरती बूंदें अब बारिश की धार में तब्दील होने ही वाली थी। तभी आसमान से काले बादल छटते दिखे और 2 महीनों से बारिश में भीगने का इंतजार आज भी अधूरा रह गया। ये केवल मेरा इंतजार नहीं था, ये हमारी जरूरत बन चुकी थी, जिस पर भारी मौसम की मार लग रही थी। मौसम ने भी गजब करवट ले रखी थी। गर्मी के महीने में आग तो खूब उगला। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी अगली प्रतिभागी शोभा सिंह। शोभा, आपका समय शुरू होता है अब। मैं शोभा सिंह आपको सुनाने जा रही हूँ पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी जिंदगी बदलती एक तस्वीर। पढ़ने के शौकीन हरेंद्र ने एक दिन मुश्किल का भी हल खोज निकाला। घर पर रखी वजन तौलने की मशीन लेकर वो नोएडा सिटी सेंटर के बाहर बैठ गया। पहले दिन उसने इस मशीन से 60 रुपए का चंद रुपयों ने 13 साल के हरेंद्र को आर्थिक तंगी में पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने का हौसला भी दे दिया था। दूसरे दिन स्कूल से वापस आया हरेंद्र घर पर आज 1 मिनट भी नहीं रुका था। ना तो स्कूल के कपड़े बदले थे, ना तो उसने खाना खाया था। उसे यूं जल्दी जल्दी अपना मशीन वाला झोला उठाते देख माँ ने आवाज लगाई, अरे कहाँ चल दिया, खाना तो रख ले। और क्या आज इतनी जल्दी जाएगा स्टेशन? माँ जब तक ये पूछते हुए उसके पास आई तब तक वो जाने के लिए तैयार खड़ा था। आज उसने अपने हाथ में सिर्फ मशीन वाला झोला पकड़ा था। स्कूल बैग घर पर ही छोड़ के वो फटाफट स्टेशन की तरफ निकल गया। दरअसल आज यूं स्टेशन पर जल्दी जाने के पीछे हरेंद्र को विद्यालय में मिला एक प्रोजेक्ट था। जब कक्षा में शिक्षक ने इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात कही थी तो हरेंद्र उसी वक्त समझ गया था कि अब उसे कुछ दिन स्टेशन पे जल्दी जाकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि वह जल्दी जाएगा तभी तो ज़्यादा पैसे कमा सकता है और इन्हीं पैसों से वह प्रोजेक्ट बनाने के लिए सामान लाएगा। अरे बेटा सुनो तो, वजन देखना जरा। एक शख्स की भारी आवाज ने अखबार पढ़ते हरेंद्र को चौंकाया। अखबार से नजर हटाकर उसने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो कोई फौजी थे। उसने कहा, हाँ हाँ सर, देखिए देखिए ना। सामने खड़ा लंबा चौड़ा सा इंसान मशीन पर खड़े होकर अपना वजन देख रहा था। तो छोटा सा हरेंद्र बड़े गौर से उस शख्स को देख रहा था। बिल्कुल यही तो बनना है उसको बड़ा होकर।
अपने गांव के कई लोगों को जब बचपन में वो फौज में जाते हुए देखता था, बस तभी से उसने भी ये अब सपना पाल लिया था कि बड़ा होकर फौजी ही बनूंगा। ये लो बेटा, 5 रुपए का सिक्का पकड़ाते हुए वो शख्स जैसे ही आगे निकला तो हरेंद्र दौड़कर उसके पास गया। 3 रुपए वापस देते हुए बोला, सर आप 3 रुपए भूल गए थे। नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ बेटा, दिए हैं, रख लो ना तुम। यह कहते हुए वो आगे बढ़ा तो हरेंद्र ने कुछ सिक्के उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं सर, 2 ही लगते हैं एक बार वजन लेने के, 2 ही लूंगा। वह शख्स देर तक हरेंद्र को यूं ही देखता रहा। कितना स्वाभिमान था उसकी आंखों में और कितनी सच्चाई भी। धन्यवाद। अंकिता आस। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है और मेरी कहानी का शीर्षक है साइकिल। एक सुबह बाबा आए, मुझे उठाकर बोले, बेटा चलो आज मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। यार अब तक अफ्ताब ने भी अपनी आंखें खोली नहीं थी और मैं खुद रात को कार्टून देखकर देरी से सोई थी। तो मैंने वही कहा जो हर बच्चा बोलता, ठीक है बाबा। मैं जैसे ही बाहर गई, वहां पर एक नई चमचमाती हुई साइकिल मेरा इंतजार कर रही थी। उसको देखकर मेरा नादान सा मन उछल कूद करने लगा, पर जैसे ही मेरी नजर पिछले वाले पहिए के ट्रेनिंग व्हील्स के गैर मौजूदगी पर गई, मेरा मन फिर बैठ गया। जहन में एक डर सा उठ गया था, पर जिसे बाबा ने भांप लिया था, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा मैं हूं ना। तो उस छोटी सी साइकिल की छोटी सी सीट पर मैंने अपनी छोटी सी तशरीफ जमाई, पेडल पर जोर डाला, पहिए थोड़ा घूमे और साइकिल डगमगाते हुए आगे बढ़ी, जिससे मैं खुश थी। पर न जाने क्यों बाबा पीछे से कहे जा रहे थे कि हैंडल सीधा रखो, अरे ये साइकिल दाएं जा रही है, पेडल करना मत छोड़ो, अरे गिर जाओगे। पहले दिन इतनी मेहनत कौन कराता है, पर बाबा ये मेहनत रोज करा रहे थे। फिर एक दिन अचानक मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ दिया। खुशी के मारे मैं बाबा को पीछे मुड़ के यह कहना चाहती थी कि देखो बाबा, मैं साइकिल चलाना सीख गई। पर बाबा बहुत दूर खड़े थे। बाबा को इतनी दूर खड़े देख मैं डरी और मेरी डर की वजह से साइकिल फिर डगमगाई और पहली बार गिरी। मेरी तशरीफ जो सीट पर जमी हुई थी, वह जमीन पे आ गिरी थी। बाबा दौड़े दौड़े आए पीछे से और थोड़ा मुस्कुराए मुझे उठाकर घर ले गए। पर न जाने क्यों उस दिन से गिरने का एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि जहां मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ा, मैं पीछे मुड़कर देखती और जब तक मेरी नजर फिर रास्ते पर पड़ती, मैं खुद रास्ते पर पड़ी होती। तो एक दिन मैंने सोचा कि आज इस डर की ऐसी की तैसी करके रहूंगी। तो मैंने साइकिल को भगाना शुरू किया, इतनी तेज। बाबा पीछे से चिल्ला रहे थे, बेटा तुम बहुत तेज जा रहे हो, थोड़ा धीमा चलाओ, थोड़ा धीमा चलाओ, अरे वो आगे खड्डा है, अरे तुम किसी से टकरा जाओगे। उसकी सारी नसीहत मानो मेरी रफ्तार में कहीं गुम सी हो गई थी। ये जो हवा चल भी नहीं रही थी, उससे मुझे अचानक चूमना शुरू कर चुकी थी और इस रफ्तार से मुझे बस मोहब्बत हो ही रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला पेडल से, साइकिल फिसली और मैं घसीटते हुए जमीन पर गिरी और पहली बार आंखों से आंसू और घुटने से लहू बहा। पर असली जख्म तो मेरे अहम को लगा था। बाबा दौड़े दौड़े आए और बिना मुस्कुराए मुझे उठाकर घर ले गए। धन्यवाद। स्मृति गुड़िया। स्मृति गुड़िया। मैं स्मृति गुड़िया आज सुनो कहानी प्रतियोगिता के माध्यम से आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ और वो कहानी है 4 दोस्तों की। किसी समय एक राजा था, उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों में झगड़ा ना हो यह सोचकर राजा ने साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया और दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। लेकिन यहाँ बड़े भाई का राज्य बहुत ही खुशहाल और वहाँ की प्रजा बिल्कुल संतुष्ट थी। वहाँ चारों ओर शांति फैली हुई थी, आए दिन वहाँ तनाव का कोई निशान ही नहीं था। लेकिन इसके ठीक विपरीत छोटे भाई की साम्राज्य में
चोरी, झगड़ा, डकैती होते रहती थी। प्रजा बिल्कुल त्रस्त थी। एक दिन छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से पूछा, भाई आपकी खुशहाल राज्य और प्रजा की खुशी का रहस्य क्या है? बड़े भाई ने कहा, मेरे राज्य का खुशहाल और प्रजा की सुख का कारण यह है कि मेरे पास 4 बेहतरीन मित्र हैं और उनमें पहला मित्र है सत्य, जो मुझे कभी असत्य बोलने नहीं देता, और दूसरा मित्र है प्रेम, जो मुझे हमेशा हर किसी से प्रेम भावना की उम्मीद कराता है, और तीसरा मित्र है ईमानदारी। ये हमेशा मुझे लालच, बेईमानी इससे दूर रखता है, कभी मेरे मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न नहीं होने देता, और चौथा मित्र है त्याग। वो हमेशा मुझे दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छोटे भाई को यह सुनकर बड़े भाई की रहस्य, जो राज्य चलाने का था, वो रहस्य पता चल जाता है, वो समझ जाता है। इस छोटे से कहानी में यह मंत्र छुपा है जीवन का, कि जीवन जीने की जो कला है वो बिल्कुल सरल है। प्रेम करो, सत्य बोलो, ईमानदारी दिखाओ और त्याग की भावना रखो, ईर्ष्या और द्वेष से बिल्कुल दूर रहो। छोटा भाई अपने बड़े भाई से सीख लिया अपने साम्राज्य को चलाने का और प्रजा को खुश रखने का। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि खुशी हम ढूंढते हैं, लेकिन हम यहाँ लालच, ईर्ष्या, इन सब को हटा करके हम अपने जीवन को संवारते हैं प्रेम भावना से। थैंक यू। कुमारी राजप्रिया, आपका समय शुरू होता है अब। मैं सुना रही हूँ प्रेमचंद की कहानी, अनाथ लड़की। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहां तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगी, मैं तुम्हारी बेटी हूंगी। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेकसी और यतीमी को इससे ज्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में ना जाने क्या अरमान होंगे, और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उसके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरा भी बाप होता है। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी रात की तरह
खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीजें। धन्यवाद।